फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एक प्रोजेक्ट में स्टे विद प्रीति। और आज हम करेंगे 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। इस चैप्टर में हम जो अशोक साम्राज्य है उसके बारे में पढ़ेंगे कि जब वहाँ पे अशोक साम्राज्य चल रहा था तब वहाँ की स्थितियाँ कैसी थी, 16 महाजनपद कौन से थे। तो इन सब के बारे में आज हम ज्ञान अर्जित करने वाले हैं। तो चलिए इससे जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पे जो आपका पहला जो टॉपिक है वो है प्रिंसेप और विदेशी। ये प्रिंसेप कौन थे और विदेशी कौन? विदेशी क्या है? तो देखिए, प्रिंसेप जिसको हम जेम्स प्रिंसेप इनका पूरा नाम है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। इन्हें भारत में भेजा गया था यहाँ का जो इतिहास है ना उसके बारे में जानकारी अर्जित करने के लिए। तो जब ये आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ सिक्के हैं जिसपे राजा की अगर हम बोलते उसकी मोहर लगी हुई है या फिर उसका चेहरा है, तो उसको हम कहते हैं विदेशी। मुद्रित मुद्रा पर राजा का जो नाम है उसको हम क्या बोलेंगे? विदेशी बोलेंगे। जैसे कि अब यहाँ पर एग्जाम्पल क्या लिखोगे? अशोक। तो इतना क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि वहां पे प्रारंभिक राज्य कौन कौन से थे, जिसमें 16 महाजन पद हमारा पहला टॉपिक है। 16 महाजन पद से हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि जब अशोक साम्राज्य था या फिर चंद्रगुप्त जब मौर्य साम्राज्य स्टार्ट हुआ तब वहाँ पे मेन 16 राज्य थे, जिसमें आपको तक्षशिला, कौशल, उज्जैनी, मगध जैसे राज्य सम्मिलित थे। और उनमें से सबसे अव्वल नंबर पे जो आता है उसका नाम है मगध। यदि हम बात करें कि छठी शताब्दी महत्वपूर्ण शताब्दी के नाम से जानी जाती है, इसका को क्वेश्चन भी आता है कि जो छठी शताब्दी है वो महत्वपूर्ण शताब्दी क्यों है? तो इसके कई कारण हैं, जैसे कि इसी शताब्दी में कई सिक्कों का प्रयोग हुआ। इसमें आप विदेशी का भी नाम लिख सकते हैं। इसी में नए राज्यों का उदय हुआ, जैसे कि हमारा मगध, टौसल, कौशल्यम, और लोहे का प्रयोग भी इसी टाइम पे हुआ। तो इसलिए ये जो टाइम पीरियड है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि जो 16 महाजनपद हैं हमारे, वहाँ पे प्रशासन किस तरीके से चलता था, वहाँ पे जो लोग हैं उनको हैंडल किस तरीके से किया जाता था। तो यहाँ पे दो वे है। एक होता है शासक के द्वारा कि राजा है तो राजा क्या करेगा, उन सबको हैंडल करेगा। दूसरा है जन समूह के द्वारा, जिसमें लोगों का जो समूह है वो उस राज्य पे प्रशासन करता है। अब हम क्या देखेंगे कि 16 महाजनपद में जो मेन जो महाजनपद है वो है मगध। अब क्वेश्चन भी आता है कि 16 महाजनपद में मेन जो महाजनपद है वो मगध क्यों है? तो इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कि वहाँ पे नदियाँ थी, गंगापुत्र जैसी जो नदियाँ हैं वो वहाँ पे थी, जिस कारण क्या होता था यहाँ की जो फसलें ये अच्छी होती थी और हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकते थे। सेकंड पॉइंट क्या आता है कि वहाँ के जो राजा थे, वहाँ के जो शासक थे वो भी बहुत अच्छे थे और उनके द्वारा जो नीति लाई गई ना उसके कारण जो मगध है वो एक महान राज्य के रूप में बना। अब यहाँ पे हाथी थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मगध के पास जंगल है और जंगलों में थे हाथी। हाथियों का यहाँ पे उपयोग मेनली जो युद्ध है उसको करने के लिए किया जाता था। यहाँ पे कई प्रकार की खदानें भी पाई गई। खदानें जैसे कि लोहे की खदानें हो गई, सोने की खदानें हो गई। तो इतना ही। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो मगध है इसकी राजधानी है राजगढ़, जिसे हम आगे चल के पाटलिपुत्र बन गई, फिर पाटलिपुत्र से पटना बन गई। और जो राजगढ़ है ये किले बंद से घिरी हुई एक राजधानी है। अब हमें यहाँ पे जानना है एक आरंभिक साम्राज्य के बारे में। जी हाँ, एक आरंभिक साम्राज्य। अब यहाँ पे आरंभिक साम्राज्य से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा मौर्य साम्राज्य है इसे आरंभिक साम्राज्य कहा गया है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। अगर हम बात करें कि इस मौर्य साम्राज्य में जो सबसे ज़्यादा सबसे जो प्रभावशाली जो राजा रहे हैं उनका नाम है अशोक। अशोक जो इनके जो दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि ये जो मौर्य साम्राज्य है ना इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिली, इसकी जानकारी स्रोत कौन कौन से हैं।
सबसे पहला आता है मूर्तिकला, मतलब कि मूर्तियों के माध्यम से हमें इसके बारे में जानकारी मिली। इंडिका, इंडिका एक ग्रंथ है जो कि मैगस्थनीज ने लिखा था। मैगस्थनीज जो कि मौर्य साम्राज्य में घूमने आया था, फिर उसे जो मिला वो इसने इसमें लिखा। अर्थशास्त्र, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। अर्थशास्त्र जो नीति है वो चाणक्य द्वारा लिखी गई। हमें सिक्कों से, अभिलेख से, बौद्ध ग्रंथों से इसके बारे में पता चलता है। अब हम क्या देखेंगे कि जो अशोक कार्य है, मतलब कि जो अशोक सम्राट था ना, इसने कार्य क्या क्या करे। फर्स्ट है इसने कलिंग पर विजय पाई। कलिंग युद्ध हुआ था जिसमें इसने विजय प्राप्त की। इसने अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया, इसने सिक्कों का प्रचलन करवाया और इसने धम्म प्रचार करवाया। धम्म प्रचार से आपका क्वेश्चन आता है कि जो धम्म प्रचार है इसने करवाया और ये है क्या। देखिए जो धम्म प्रचार है ना, ये मेनली कुछ दिशा निर्देश है जो कि हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी होते हैं कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। तो जो धर्म है इसमें यही दिशा निर्देश बताए गए अशोक द्वारा। अब हम क्या जानेंगे कि राज्य प्रशासन, मतलब कि जो राज्य है उसके प्रशासन किस प्रकार से हुआ करता था उस टाइम में। तो यहाँ पे ना मेन 5 राजनीतिक केंद्र है, इनके नाम याद कर लीजिए। पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसिल, स्वर्णगिरी। कौन कौन से 5 है? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशिल और स्वर्णगिरी। अब हम क्या देखेंगे कि वहाँ पे संचार किस प्रकार से होता था। तो वहाँ पे जो संचार में ये दो के द्वारा होता था, एक था जल मार्ग के द्वारा, एक था भूमि मार्ग के द्वारा। इतना क्लियर हो गया हो तो अब हम आगे जानेंगे इसकी सेना के बारे में। अब हम यहाँ पे क्या जानेंगे कि हमारा जो मौर्य साम्राज्य था उसमें जो सेना है वो किस प्रकार से कार्य करती थी। तो देखिए यहाँ पे ये इस प्रकार की सेना का संचालन है, जिसमें एक आती है नौसेना, एक होती है यातायात खानपान सेना, अश्वरोही सेना, पैदल सैनिक सेना, रथरोही सेना, वजन ढोना सेना एवं हथियार सेना। अब इनके नाम सबको पता चल गया हो कि इनका काम क्या होता है ना। जैसे कि नौसेना, इसका काम क्या हो कि भाई जो पानी है ना उसमें अपना कार्य अच्छे से करना, मतलब कि जो व्यापारी जब वो आते हैं जाते हैं तो उनकी देखरेख करना। जल मार्ग का मेनली ध्यान रखते हैं। यातायात जो भी कहीं पर घूमने जा रहे हैं या फिर जो खान पान जो संबंधित सुविधा ये लोग देखते हैं। पैदल सैनिक यात्रा, मतलब कि अगर पैदल सैनिक संचालन, मतलब कि अगर पैदल किसी प्रकार की यात्रा हो रही है, युद्ध हो रही है तो इसकी ये लोग देखभाल करते हैं। अश्वरोही, मतलब कि अश्व का मतलब क्या होता है, घोड़े से संबंधित जो युद्ध होते हैं उसकी देखभाल ये करते हैं। रथरोही ये वाले। वजन ढोना, जिसमें जो वजन जो ढोने का जो कार्य होता है उसका संचालन ये वाली सेना करती है। हथियार की देखरेख हथियार सेना करती है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कौन कौन से यहाँ पे सेनाएं हैं। अब हम यहाँ पे क्या जानेंगे, राज धर्म और नवीन सिद्धांत। देखिए अब क्या होता था, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे दक्षिण और राजा सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि पहले के जो सरदारियों का निर्माण होता, जो चोल जो राजा थे, इन सब ने कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई, इन सब ने कैसे अपना राजस्व संभाला, किस प्रकार से उन्होंने प्रशासन करा। तो इन सब के बारे में जो जानकारी है ना वो हमें तमिल ग्रंथ से मिलती है। नाम याद रखना इस वाले टॉपिक में बस। अब दैविक राजा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दैविक राजा कौन होते। देखिए अब क्या होता था कि पहले के समय में जो राजा थे वो अपने आप को ऊंचा बताने के लिए, अपना सम्मान बढ़ाने के लिए क्या करते थे, अपने आप को देवताओं से कनेक्ट करके बताते थे कि हम देव तुल्य हैं, हम देव के पुत्र हैं। तो ऐसे क्या होता था कि ऐसे में ज़्यादा मान मिलता था, सम्मान मिलता था। तो ऐसे ही राजाओं को हम कहते हैं दैविक राजा, जिसमें एग्जाम्पल आता है कुशासन और सातवाहन। अब इन राजाओं ने क्या करा, मंदिर बनवाए, मूर्तियाँ बनवाई देवताओं की। तो इससे और ये हुआ कि लोगों ने इन पर और विश्वास करा, क्योंकि अभी कौन बन चुके थे, दैविक राजा बन चुके थे। इतना समझ में आया, कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब हम क्या देखेंगे, बदलता हुआ देहात। इससे भी क्या समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स कि अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो गाँव है उसके बारे में भी जानकारी मिलना स्टार्ट हो गई है ना।
क्योंकि अब गांव वाले जो लोग हैं वो उन्हें पढ़ना लिखना ही नहीं आता था, तो अब वो कैसे लिख सकते। तो इनके बारे में जानकारी में पंचतंत्र, ग्रंथों, जात कथा एवं मौखिक गाथा के द्वारा मिला, जिसमें एक आता गदिंदु ग्रंथ। इस ग्रंथ में क्या हुआ था कि एक राजा था, उसने सोचा कि अब एक बार मैं क्या करूँगा, अपनी जो जनता है उसके पास चलूँगा भेष बदल के। अब जब वो गया तो उसने देखा कि उसकी जनता वो बहुत ज़्यादा दुखी है। उससे पता चला कि उसके जो अधिकारी है वो उनसे बहुत ज़्यादा कर वसूलते हैं। तो ऐसे में क्या उसे बहुत बुरा लगा कि उसने अपनी जनता के लिए अच्छे अच्छे काम करें। तो बस गदिंदु जो ग्रंथ है ना, इसमें इसी चीज़ की स्टोरी बताई गई, इसी राजा की स्टोरी बताई गई है जो मैंने आपको बताया। इतना क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो अब हम क्या देखेंगे कि उपज बढ़ाने के तरीके क्या क्या हुआ करते थे। तो देखिए, हल प्रयोग के द्वारा, कुदाल के द्वारा, ताल व नहरें निर्माण के द्वारा एवं रोपाई व जुताई के द्वारा हम क्या कर सकते थे, वहाँ की जो उपज है, वहाँ की जो खेती है उसको बढ़ा सकते थे। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि भाई उस समय भी ना क्या होता है कि समाज में विभिन्नता होती थी, अमीर लोग होते थे, गरीब लोग होते थे, तो इस प्रकार की यहाँ पे विविधता देखने को हमें मिलती थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमें ये बात किससे पता चली, मतलब कि इसके सोर्स कौन थे, इसके स्रोत कौन थे, तो यहाँ पे दो है। एक है बौद्ध ग्रंथ जिसमें हमें श्रमिक दास के बारे में बताया गया है, दूसरा है तमिल संगम। क्या मैंने बोला, तमिल संगम। तमिल संगम में आप यहाँ पे 3 वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। वेल्लार, आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो पेपर है उसमें MCQ में आता है कि वेल्लार का मतलब बड़े जमींदार, हलवाहा का मतलब दास, और गृहपति का मतलब है कमजोर किसान। इस समय क्या पता चल रहा है कि भाई उस वक्त ना जो गांव होते थे यहाँ पे दास भी थे, कुछ जमींदार थे, कुछ बड़े जमींदार थे, और कुछ क्या थे, कमजोर किसान भी थे। और इन सब की जानकारी हमें किससे मिली, बौद्ध ग्रंथ और तमिल संगम से। सो आई होप कि आपको इतना समझ में हो गया। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, कुछ डाउट होता कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना।